नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन ने अपनी बहुमत साबित कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में चल रहे सियासी उथल-पुथल पर आखिर विराम लग गया है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड के जो नए नवेले सीएम हैं चंपई सोरेन, उनकी अगुवाई में आज उनकी सरकार ने सदन में एक तरीके से कह लीजिए कि बहुमत साबित कर लिया है। उनके पक्ष में 47 वोट पड़े और विपक्ष के पक्ष में 29 वोट पड़े। इस सियासी रस्साकसी के बीच में चंपई सोरेन अपनी सरकार को बचाने में सफल हो गए। आपको बता दें कि झारखंड में जो सियासी उथल-पुथल चल रहा था, या कह लीजिए कि एक तरीके से गहमा-गहमी चल रही थी, जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कुछ दिन पहले हैदराबाद भी गए और कल ही झारखंड की राजधानी रांची में उनके विधायक वहां पर पहुंचे और आज सदन में बहुमत साबित किया चंपई सोरेन की सरकार ने। आपको बता दें ये भी कि कुछ राजनीतिक इंजीनियरों और राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना था कि विधायक टूट सकते हैं और इस वजह से सरकार पलटी खा सकती है या झारखंड की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फाइनली, जिसे अंततः कहते हैं, अंततः चंपई सोरेन ने अपनी सरकार को बचाने में उन्हें बड़ी चतुराई से अपनी सरकार को बचा लिया है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस। फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। झारखंड विधानसभा में आज चंपई सोरेन की विश्वास मत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से विश्वास मत दिलाने के लिए उनके साथ गठबंधन और पूरे तरीके से विधायक दल के उनके साथ में लगातार लगे हुए थे, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ईडी के कस्टडी में हैं, तो लगातार उसको देखते हुए हेमंत सोरेन जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद आज सदन के अंदर हेमंत सोरेन ने उनसे साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से उनके साथ में विश्वास मत दिलाने के लिए पूरा गठबंधन उनके साथ में पूरे विधायक दल उनके साथ में लगातार नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को देश को लोकतंत्र में काला अध्याय जोड़ा गया है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री को राजभवन से ही गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में राजभवन में शामिल रहे हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी वर्ग से आता हूं, नियम कानून का अभाव है, बुद्धि व क्षमता विपक्ष की तरह नहीं है। सही गलत की पहचान तो आदमी और जानवर भी रखते हैं। 2022 में 31 जनवरी 2024 को पकवान को धीमी आंच में पकाया जा रहा है, पकने की तैयार नहीं था। सुनिश्चित तरीके से मुझे गिरफ्तार लिया गया। अम्बेडकर का सपना है, बाराबारी की बात करता है। पूर्व सीएम ने कहा कालखंड के देखोगे तो आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, नए रूप नई शक्ल में देखने को मिलती रही है। 31 जनवरी को यह भी देखने को मिला कि इतनी घृण क्यों। यह लोग चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में थे तो इन्हें जंगल में ही रहना चाहिए था। यह कहने से नहीं घबराते हैं। इन समूह को आगे बढ़ाने और मार्ग प्रशस्त करने को कोई कमी नहीं छोड़ी है। वहीं हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर कहा कि आखिरकार इनका वश चले तो हमें जंगल में रहने दिया जाएगा। जिस तरीके से आदिवासी समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, आदिवासी समाज से आता हूं, तो लगातार इसको देखते हुए सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से चंपई सोरेन के साथ में पूरा गठबंधन है और लगातार उनके साथ में विधायक दल तमाम सदन के अंदर नजर आए थे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। योगी सरकार ने पेश किया 8वां बजट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए आज अपना बजट पेश किया। 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट जो है वो पेश किया गया और कहीं ना कहीं अब तक का ये सबसे बड़ा बजट जो है वो प्रदेश सरकार ने आज इसको वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राम राज्य के लिए आधारशिला के तौर पर बजट जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में साबित होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, उसमें सबसे अधिक जो है वो प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश की कैपिटल को लेकर जो है विशेष तौर पर इसमें प्रावधान किए गए 2 लाख से अधिक करोड़ का जो प्रावधान है वो कैपिटल को लेकर जो है वो किया गया है, यानी कि प्रदेश के अंदर विकास किस तरीके से बढ़ेगा, इन सभी चीजों का इस बजट के जरिए जो है वो प्राविधान किए गए हैं। इसके अलावा चाहे वो कानपुर मेट्रो हो, आगरा मेट्रो हो, उनके लिए भी विशेष तौर पर प्राविधान किए गए हैं। अयोध्या के लिए विशेष तौर पर प्राविधान किया गया है और उन्होंने कहा कि श्री राम को समर्पित ये बजट जो है वो पेश किया गया है। तो आज का ये बजट जो है वो कई मायनों में अहम रहा।
हालांकि विपक्ष की तरफ से कहना है कि कुल मिलाकर जो ये बजट है वो केवल हवा हवाई है, उसमें धरातल पे कुछ नहीं है। जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, उनको किसी भी तरीके से इस बजट पे पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इनके जरिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी है, उसका कहना है कि ऐतिहासिक बजट और अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया है, और जिसमें चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, रोजगार के अवसर हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें जरूर प्रावधान किया गया है, और चौमुखी विकास में ये बजट एक अहम कड़ी साबित होगा। कैमरामैन राहुल के साथ में प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा हमला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। योगी सरकार के भारी भरकम बजट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को गुमराह करने वाला बताया। दरअसल आज योगी सरकार ने 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें धार्मिक स्थलों से लेकर तमाम विकास के कार्यों का भी जिक्र किया गया है कि इससे जो है विकास किया जाएगा। वहीं इस बजट को लेकर सपा सुप्रीमो ने बड़ा हमला भी बोला। आज सपा मुख्यालय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से गुमराह कर देने वाला है। 90% बजट का हिस्सा संपन्न 10% लोगों पर खर्च किया जाएगा। शेष 10% बजट आम जनता के लिए खर्च किया जाना है, जिससे आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। वहीं सपा सुप्रीमो ने सवाल भी किया कि क्या इस बजट से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसानों का दर्द खत्म हो जाएगा, या फिर सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर तंज भी कसा। कहा कि जिस तरह से बलिया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, ऐसे मामले अगर जांच की जाए तो हर जिलों में पाई जाएगी। फिलहाल बजट को लेकर सपा सुप्रीमो का अखिलेश यादव का यह तंज कितना सटीक है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने कई कटाक्ष और भी किए। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आप नेता संजय सिंह राज्यसभा में संसद पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आज वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ ग्रहण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला अभी विशेष अधिकारी समिति के पास है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसकी वह 5 फरवरी को संसद पद की शपथ ले सके और 5 से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सके, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने संजय सिंह को मामूली राहत देते हुए सोमवार को यानी कि आज शपथ ग्रहण में शामिल होने की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि जब से संजय सिंह को शपथ लेने से इनकार किया गया है, तब से आम आदमी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस पर राजनीति करी जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जगदीप धनखड़ का इस तरह से राजनीतिकरण करना संविधान के खिलाफ है, और लगातार वो लोग इस मामले को आगे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले दिन दिवंगत विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए शोक प्रस्तावों को पढ़ने का काम किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पहले दिन जो दिवंगत विधायक रहे हैं उनके लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, सदन के जो सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इस दौरान दिवंगत विधायकों के साथ जो पल गुजारे गए हैं, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का स्मरण यहाँ पर किया गया, जनता से प्रेरणा लेने के लिए कहा गया, और ये कोशिश की गई कि सदन की जो परंपरा है उस परंपरा बनी रहे, और इसी तरीके से जो भी सदन समान सदस्य हैं उनको सदन देने का काम किया गया। ये कहा जा सकता है कि कल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और यूसीसी का जो विधेयक है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार की तरफ से इस विशेष सत्र में यूसीसी का विधेयक, आरक्षण जो विधेयक, राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण विधेयक, वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, पास करने का काम किया जाएगा। ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस यूसीसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है उस यूसीसी कानून को लाने का काम धामी सरकार यहाँ पर करने जा रही है, और कल वो दिन यहाँ पर पेश हो जाएगा। कैमरामैन नथुलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के पहले दिन कार्रवाई स्थगित होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। उत्तराखंड के विपक्ष विधायक सीधे तौर पर अब सरकार की जो मंशा है उनसे नाराज यहां पर दिख रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति के बाद नेता प्रतिपक्ष जयसवाल आर्य, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, दोनों ने कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। उनका कहना यही है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो नियम होते हैं सदन के, उन नियमों के विपरीत चलने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी सदस्य बनकर उन सब चीजों को नहीं दे सकते हैं और यही वजह कि वो अपने सदस्य पद यानी कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य पद उनके पास है उससे इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की सियासत में एक और नया भूचाल यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि अगर विपक्षी जो विधायक अगर वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर सरकार के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है और इन सब चीजों को लेकर आगामी दिनों में विपक्ष का जो आक्रामक रुख है और देखने को मिलेगा। कैमरामैन नथनल का अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े विपक्षी नेता थाम रहे हैं बीजेपी का दामन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में आज भाजपा का जो कुनबा है वो बड़ा है और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जो कहना था कि 31 जनवरी से के बाद जो जितने भी कार्यकर्ता होंगे विपक्षी पार्टी को उन्हें भाजपा में जोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसी के तहत आज एक बड़ा कुनबा कांग्रेस और साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है वहां से ज्वाइन भाजपा में किया है। आप देख सकते हैं कि महेंद्र भट्ट यहाँ पर बैठे हैं और साथ में जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। करीब 500 से अधिक जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और आज उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। और इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पीके अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी अग्रवाल आज भाजपा में ज्वाइन हुए हैं और आज आप देख सकते हैं जो जन एकता पार्टी के जितने भी लोग सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का कुनबा है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और लोकसभा चुनाव कुछ ही हफ्तों में होने वाले हैं। ऐसे में लगातार जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो भाजपा में देखने को मिल रहा है, जिससे भाजपा लोकसभा चुनाव में अपनी जीत बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है। अगर बात की जाए इसी तरह की तो कई ऐसे मौके आ गए हैं भाजपा के पास और ऐसे कई बड़े नेता इसमें जुड़ चुके हैं कि अब भाजपा लोकसभा सीट की जो बात कर रही है कि उसमें 75% जो वोट प्रतिशत हो उनकी तरफ हो, वो अब मकसद पूरा हो सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दिल्ली। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयासों के बाद क्रॉसिंग रोड फिर से शुरू हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार यादव। अमेठी कस्बे से ककवा की तरफ जाने वाले मार्ग पर रेलवे की 102B क्रॉसिंग को रेल विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया था। इसके बाद अमेठी के ककवा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर के निवासियों में खासा रोष देखने को मिल रहा था। 2 दिनों से लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं व्यापारियों का और कस्बा वासियों का प्रतिनिधि मंडल अपनी बात को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही तक अपनी बात को पहुंचाया। बात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही ने जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अमेठी सांसद स्मृति ईरानी तक इस बात को पहुंचाया। स्मृति ईरानी ने अपने प्रतिनिधि विजय गुप्ता को भेजकर स्थलीय निरीक्षण करवाया। इसके बाद आज रेलवे क्रॉसिंग को पुनः अस्थायी रूप से स्थानीय निवासियों के लिए खोल दिया गया, जिसको लेकर कस्बे वासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं उन लोगों ने अमेठी सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही का धन्यवाद दिया। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। इटावा में सपा पदाधिकारियों ने थामा बीजेपी का दामन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजकुमार राजपूत। 2024 में पूरी तरीके से पार्टियां अपने दमखम के साथ पूरी तरीके से मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो इटावा जनपद का जो राजनीतिक गढ़ माना जाए तो एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहीं अगर आज देखा जाए तो पूरी तरीके से भर्तना में जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों की दुप्त होकर कई पदाधिकारियों ने जो है भाजपा का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा आने वाले 2024 में भाजपा ने कितना जो है गुल खुलाएगी, क्योंकि लगातार राजनीतिक गढ़ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। यहाँ पूरी तरीके से देखा जाए, क्योंकि ज़मीनी अगर हकीकत देखी जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भर्तना कस्बे में एक बार फिर कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थामा है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले 2024 में समाजवादी क्या गुल खिलाएगी। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, इंडिया वॉइस, इटावा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने 3 इस्पात सेंटरों पर मारा छापा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार।
गाजियाबाद के इंदापुरम थाना क्षेत्र में कल बीती रात पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। दरअसल आपको बता दें, कल एसीपी इंदापुरम स्वतंत्र सिंह की निर्देशन पर कल पुलिस ने इंदापुरम के अलग अलग जगहों पर स्पा सेंटर की आड़ में जो देह व्यापार की जो सूचना मिली थी उस पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 युवती समेत 2 संचालकों को गिरफ्तार किया और एक संचालिका जो देह व्यापार में शामिल थी वो फरार बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जब छापेमारी की तो इस दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामान समेत अन्य सामान भी वहां से बरामद किया। पुलिस का कहना यह है कि जो लड़कियां इस व्यापार में पकड़ी गई हैं, उनका कहना यह है कि जो संचालक है, जो संचालिका है, उन्होंने उनको नौकरी के नाम पर उन्हें बुलाया था और उनकी वीडियो बना ली थी, जिसके बाद से ही वो लगातार उनको ब्लैकमेलिंग कर रही थी और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी, जिस वजह से हम इस व्यापार में आ गए। पुलिस का कहना यह है, उन युवतियों के बयान के आधार पर संचालक और संचालिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस। हरदोई पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। बीते दिन एक बुलेरो गाड़ी कुछ चोर आए थे जिसको चुरा ले गए। आपको बता दें कि कछौना थाना क्षेत्र के में एक गाड़ी खड़ी हुई थी बुलेरो, जहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था। वहीं देर रात कुछ चोर आए वहां से और गाड़ी लेकर चले गए। आपको बता दें पुलिस लगातार अपनी टीमें लगाई हुई थी। हालांकि कल पुलिस को चेकिंग के दरमियान गाड़ी दिखी और पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से एक बुलेरो गाड़ी जो चोरी हुई थी कछौना से और एक इको गाड़ी भी बरामद हुई है और कुछ अवैध असला भी बरामद हुए हैं। लेकिन हालांकि आपको बता दें लगातार पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कस रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बता दें कि चोर भी सक्रिय हैं, चोरी लगातार कर रहे हैं, चोरी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। लेकिन हालांकि यहाँ के पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया है कि ऐसे जितने भी लोग होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। लखनऊ में मदरसा शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। विधानसभा में मदरसा शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों से इनको वेतन नहीं मिला है और इनका 6 साल से वेतन रुका है। जहां पे अपने पिछले 6 साल से बकाया वेतन को लेकर ये 2 साल से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे, लेकिन सरकार है कि इन मदरसा शिक्षकों की सुनने को तैयार नहीं हुई। इस बात को लेकर आक्रोशित हुए शिक्षक, जो आज बजट के दिन विधानसभा पहुंचे और विधानसभा पहुंच के उन्होंने जोरदार इस अपने बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो जो विधानसभा पे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगी थी, जहां पे जो पुलिस फोर्स थी उसने उन मदरसा शिक्षकों को गिरफ्तार करके उनको गाड़ियों में भर के पुनः उनको धरना स्थल पे भेज दिया है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अहमद। मैनपुरी पुलिस ने युवती की हत्या के मामले का किया खुलासा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस और एसओजी टीम सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लगातार गिरफ्तारी न होने के चलते यूपी पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद पुलिस ने लगातार उसको गिरफ्तारी करने के लिए दबिशें दी जा रही थी, तो वहीं घेराबंदी करते हुए भोगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर युवती की हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 5 आरोपी नामजद किए गए थे। 4 को तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, मगर जो मुख्य आरोपी था अनुज, आज उसको गिरफ्तार किया गया है। एसपी मैनपुरी ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था और जिसकी पुलिस लगातार गिरफ्तारी जल्द से जल्द किए जाने की बात कही जा रही थी। आरोपी ने बताया है कि वह घटना करने के बाद से पूरे यूपी से बाहर किसी गैर राज्य में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था, जिसके चलते पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह मैनपुरी जनपद पहुंचा, भोगांव पुलिस ने उससे घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैनपुरी में एचडीएफसी बैंक से की गई 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में ट्रक कर
बैंक से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी। जी हाँ, आपको बताते चले मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र में HDFC ब्रांच पर नकली जेवरात रखकर 50 लाख का लोन ले लिया है। ऐसा ही मामला प्रकाश में आने के बाद मैनेजर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास जो गोल्ड लोन के नाम पर नकली जेवरात रख दिए गए हैं, जिस पर 50 लाख रुपए की रकम ले ली गई है। लोन लेने के बाद से काफ़ी दिनों बाद इस मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि जो जेवरात उनके बैंक में जमा किए गए हैं वो पूर्ण रूप से नकली हैं और बैंक की 50 लाख की धनराशि जो 420 की करते हुए ठगी की गई है, उस पर अब पुलिस ने मामला 7 लोगों के विरुद्ध दर्ज कर लिया है। अब पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जो गिरोह हैं, गैंग हैं, उनको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। SP मैनपुरी विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि बेवर थाने में इस मामले को पंजीकृत कराते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की बात कही है। फिलहाल HDFC बैंक जो ब्रांच बेवर है उसमें सभी कर्मचारी और जो बैंक मैनेजर हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बैंक से 50 लाख रुपए का लोन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। मिर्जापुर में भारतीय बौद्ध महासभा लोगों ने पत्र लिखकर जिलाधिकारी को से मांग की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। इस समय मौजूद है मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में। आपको बता दें यहाँ भारतीय बौद्ध सभा के कुछ लोग यहाँ पर आके पत्र जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि EVM जो मशीन है, जो नेक्स्ट लोकसभा 2000 चुनाव आ रहा है, EVM मशीन को हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव कर दी जाए। इनका आरोप है कि जिस तरह से EVM मशीन से भी धांधली होती है, इसी तरह से हम लोग जिस तरह से इलेक्शन में वोट देते हैं वो हम लोग का वोट इस तरह से पहुंच नहीं पाता, जो धांधली करके EVM मशीन से वोट ले लिया जाता है। हालांकि हम लोग इस तरह से बिल्कुल नाराज़गी जताते हुए मिर्ज़ापुर के मतलब कुछ इनके मोहल्ले बौद्ध जो भारतीय बौद्ध सभा के लोग हैं, ये लोग अपनी महिलाओं और पुरुष के साथ में ज्ञापन देने आए। ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को देंगे कि EVM मशीन जो नेक्स्ट चुनाव आ रहा है उस EVM मशीन को वहाँ पर चुनाव से हटा दी जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव कर दी जाए। हमारे सहयोगी CM के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। कैंसर विश्व दिवस पर मिर्जापुर मंडलीय ने निकाली जागरूकता रैली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। आज मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल से विश्व कैंसर दिवस की रैली निकाली गई। आपको बता दें विश्व कैंसर दिवस जो इस समय विश्व का सबसे घातक बीमारी है, जो कि इसमें रोगी लोग को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी पर आज विश्व जो रैली निकाली गई है मिर्जापुर से, वो जागरूक करने की निकाली गई कि इस समय हमारे भारत में भी बढ़िया से इलाज कैंसर का शुरू हो चुका है। यहीं पर जो आज रैली निकाली गई है उन्होंने बताया गया है कि रैली के माध्यम से लोग बिल्कुल जो रोगी हैं बिल्कुल घबराए नहीं, अपना ठीक तरह से इलाज कराए। इसका भी इलाज शुरू हो गया, उनको भी जीवन मिल सकता है जो कैंसर के रोगी हैं। मिर्जापुर के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे मिर्जापुर के अस्पताल में भी इसके रोग को उपचार हेतु बता दिया गया है और हर सोमवार को OPD लगाया जाता है उन रोगी के लिए जिनको कैंसर हुआ था। वो लोग आते इलाज कराना शुरू कर दिए हैं और उनको बहुत जल्द इन रोगों से सुरक्षा मिलेगी, लाभ मिलेगी और उसके बाद आपका इन रोगों को मुक्त करके उनको एक नया जीवन दान मिलेगा। वही रैली निकालते हुए मिर्जापुर के यहाँ जो मुख्य चिकित्सक हैं तरुण कुमार सिंह ने वो उनके साथ जितने यहाँ पे स्टाफ, नर्स और डॉक्टर सहित निकल कर इस जागरूकता में भाग लेकर लोगों को जागरूकता करते हुए बताया। हमारे सहयोगी CM के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। बरेली पुलिस ने 2 लोगों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। पुलिस ने 2 लोगों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बताते मीडियन पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें बता दें आपको कि पुलिस ने कुलचा फ्लाईओवर के नीचे नगरिया सदात जाने वाली क्रॉसिंग के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार करा है। आपको बता दें जो पुलिस ने बताया है, उनका कहना है कि 2 लोग हैं जो थाना सिरौली के रहने वाले हैं और पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 तारीख को शाम को 5 बजे करीब की 2 लोग जो मजार है, नगरिया सदात की मजार है, उसके पास में 2 लोग बैठे हैं जो चरस जिनके पास में है। जो मुखबिर की सूचना पर जैसे ही पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची तो
2 लोगों को उन्होंने वहाँ पे पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पे से जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके पास में 260 ग्राम चरस पकड़ी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर उसकी कीमत जो बताई जा रही है वो 2.5 लाख करीब बताई जा रही है। जैसे ही पुलिस को वो दोनों पकड़े हैं, उन्होंने बताया, पुलिस ने बताया कि 1111 रुपये कुछ उन दोनों के पास मिले हैं। वहीं दोनों से पूछताछ करने पर उनको इस पर एक गाड़ी भी मिली है, एक बाइक भी मिली है। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो ये चरस बेचने जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया है। आपको ये बता दें, जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस ने तुरंत कल शाम को ये एक प्रेस रिलीज करी है और उसके बाद बताया है कि 2 लोगों को उन्होंने एनडीपीएस के जो मुकदमा है उसमें दर्ज कर उनको जेल भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, मीरगंज पुलिस ने अभी पहले भी कुछ लोगों को एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था। लगातार पुलिस का गुड वर्क ये मीरगंज पुलिस का लगातार चल रहा है, जिसमें कि 2 लोगों को जेल भेजा गया है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने बीएसए ऑफिस का किया निरीक्षण। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने आज बीएसए कार्यालय में जो जैसे ही औचक निरीक्षण करा, जिसके बाद में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बीएसए ऑफिस में छापा मारने के बाद में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जैसे ही वहां पे कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिलाधिकारी वहां से निकल रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा उनका मन करा वहाँ पे छापा मारने का, तो जैसे ही वो बीएसए ऑफिस में गए, जिसके बाद में आपको बताया वहाँ पे हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी को वहाँ पे एक शिक्षक मिले जिनका नाम अभिषेक कुमार है और ये बताया जा रहा है वो शिक्षक भूता ब्लॉक में ही किसी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। और जिनको जैसे ही डीएम ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, जिसके बारे में उन्होंने पूछा कि वो अवकाश लेकर आए हैं या फिर वैसे ही आए हैं। उन्होंने देखा कि जब वो अवकाश लेकर नहीं आए, जिसने डीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनको बीएसए को आदेश दिए कि जो ये सहायक अध्यापक अभिषेक कुमार है उनको तुरंत इनको सस्पेंड करें, उनको निलंबित करें। जैसे ही ये खबर पूरे जिले में फैली, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, डीएम उसके बाद में औचक निरीक्षण करने आगे गए। उन्होंने जैसे ही कार्यालय के आगे बढ़े, उन्होंने जहाँ पे देखा कि इन्वर्टर के पास में इन्वर्टर के जो बैटरा है वो आग रास्ते में पड़ा हुआ है, जिसके बाद में डीएम ने सख्त वहाँ पे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जो ये रास्ते में जो बैटरे हैं उनको हटाया जाए, जिससे आने वाले दिनों में कोई यहाँ पे दुर्घटना ना हो। और आपको बता दें, जैसे ही जिलाधिकारी के निरीक्षण की सूचना पूरे जिले में फैली, जिसके बाद में पूरे शिक्षक से लेकर शिक्षक अधिकारी जो है उनमें हड़कंप मच गया। आपको बता दें, लगातार जो डीएम रविंद्र कुमार है वो अपने निरीक्षण से जगह जगह पे छापा मार रहे हैं, जगह जगह और कई विभागों में छापा मार रहे हैं, जिसके बाद में हर विभाग में हड़कंप मच गया है। अगर जिलाधिकारी अगर देहात में आके किसी भी विकास खंड में अगर छापा मारे और ये देखें, जहाँ की स्थितियाँ देखें, तो उनको बहुत यहाँ पे चौंकाने वाले नतीजे यहाँ पे निकल के आएंगे। क्योंकि आपको बताते, देहात से लेकर शहर तक जो शिक्षा विभाग है, जो खासतौर से बेसिक शिक्षा विभाग है, उसमें काफ़ी ही करप्शन मिलेगा उनको, उनके निरीक्षण में मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि जो टीचर है वो समय पे वहाँ पे स्कूल नहीं पहुँचते हैं। कुछ ये भी आती है कि स्कूल में पहुँचने के बाद साइन करके अपने घर चले जाते हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में भी देखना पड़ेगा कि रविंद्र कुमार देहात में जाके कितना निरीक्षण करते हैं। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।